Welcome to next video lecture of unit 2nd, which is related to the subject fluid mechanics and fluid machines. In this video lecture, I will cover the topic dimensional analysis, which is the most important topic of unit 2nd and basically used in research and development. Okay? तो आइए हम लोग जो है डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है और ये कहाँ यूज़फुल होता है। ठीक है, तो फर्स्टली डायमेंशनल एनालिसिस ऑफर्स अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम टू द सिंपलेस्ट दैट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल फ्रॉम प्रियर टू ऑब्टेनिंग ऑप्शन। जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है ये क्या ऑफर करता है, ये किस तरीके का मेथड डेवलप करता है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, बहुत ही सिंपल कर देता है। ठीक है, आंसर को ऑब्टेन करने से पहले। ठीक है ना, तो डायमेंशनल एनालिसिस एक प्रोसीजर हो गया, एक मेथड हो गया जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? Be able to determine the dimensions of physical quantities in terms of fundamental dimensions। पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, डायमेंशंस की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम किस टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं, फंडामेंटल डायमेंशंस के टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि फंडामेंटल होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेकेंड पॉइंट, understand the principle of dimensional homogeneity and its use in checking equation and reducing physical problems। ठीक है, पहली इसमें जो प्रिंसिपल हमारी होती है होमोजेनिटी की जो प्रिंसिपल होती है उसको हम समझते हैं और फिर इक्वेशन को चेक करके फिजिकल प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं। थर्ड, बी एबल टू कैरी आउट अ फॉर्मल डायमेंशनल एनालिसिस यूजिंग बकिंघम पाई मेथड। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फॉर्मल डायमेंशनल एनालिसिस का दो मेथड्स होते हैं, एक रिले मेथड होता है, एक बकिंघम मेथड होता है। तो हम यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है बकिंघम मेथड को हम यूज़ करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल मॉडलिंग एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फिजिकल मॉडल होता है उसको भी समझते हैं और उसके लिमिटेशंस को देखते हैं और फिर हम उस पर क्या करना है, कैसे करना है उसको हम समझते हैं। ठीक है, जो हमारी होती है कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम पर्टिकुलरली यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स क्या होता है, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रीटिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है ना, कहीं पे भी अगर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा को प्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। किसी इक्वेशंस को चेक करना होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोल दिया गया कि फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को चेक करें कि ये कम्प्लीटली सही है कि नहीं है, तो हम वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला है या इक्वेशन है, ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेबलाइजिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल फिनोमिना। किसी भी, ठीक है, किसी भी रिलेशन को स्टेबलाइज करने में हमारी डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल मॉडलिंग, अगर हमें किसी भी चीज़ की मॉडल तैयार करना है, कंपेयर करना है, तो भी हमारी डायमेंशनल एनालिसिस यूज़फुल होता है। ठीक है, तो देखिए जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है बेसिकली हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिकली यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम कोई एक कार के डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जब हम उस कार के डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम चेक करें कि कार पे हमारा ड्रैग फोर्स कैसे इफेक्ट करेगा, कार पे हमारा जो है ड्रैग फोर्स कैसे इफेक्टिव होगा, कैसे इफेक्ट करेगा, इट मीन्स कि सबसे पहले वो जो हमारी ड्रैग फोर्स होती है उस ड्रैग फोर्स के हम वेरिएबल्स पैरामीटर को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्टली अब हमको क्या पता चल गया कि हमको जो है पहले ड्रैग फोर्स की एनालिसिस करनी है। तो जब हमको ड्रैग फोर्स की एनालिसिस करनी है, इट मीन्स दैट कि सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो हमारा ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा है वो ड्रैग फोर्स किन किन पैरामीटर्स पे इफेक्टिव है, या कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स पैरामीटर हैं जो ड्रैग फोर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कोई
वाल पे जो है एयर का फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना, एयर के थ्रू क्या है प्रेशर लग रहा हो किसी भी वाल पे। तो अगर हम इसकी एनालिसिस अब करने चलें तो सबसे पहली चीज कि जो वाल पे हमारा एयर लग रहा है, जो प्रेशर फोर्स लग रहा है, ये प्रेशर फोर्स हमारा किस किस वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, किस किन वेरिएबल्स पे ये इफेक्टिव होता है, उस चीज को पहले हमें सेलेक्ट करना जरूरी है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशनल एनालिसिस हमारा क्या हो गया, एक तरीके की ये बहुत ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्यों हमने कहा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करिए, अब अगर हमें ड्रैग फोर्स में कौन कौन से वेरिएबल्स सेलेक्ट करने हैं, किन किन वेरिएबल्स पे ये इफेक्टिव होगा या किन किन वेरिएबल्स पे ये डिपेंड करता है, अगर ये हमें जानकारी नहीं होगी, हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम को हम बहुत ही लंबा करेंगे और बड़े आसानी से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या बोला कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है वो कैसा होता है, किसी भी फंडामेंटल को या किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एक तरीके से बहुत ही हमारी क्या होती है, इकोनॉमिकल होता है। ठीक है ना, ये हमारी क्या होती है, एक तरीके से इकोनॉमिकल होता है। ठीक, अब दूसरी चीज आती है कि देखिए हमारी जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है ये बेसिकली दो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहला जो डायमेंशंस हमारा होता है वो प्राइमरी डायमेंशंस होता है और जो दूसरा होता है वो हमारा डिराइव्ड या सेकेंडरी डायमेंशंस होता है। प्राइमरी डायमेंशंस का मतलब जो हमारे पास प्राइमरी डायमेंशंस होते हैं वो टोटल 7 डायमेंशंस होते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी डायमेंशंस हैं वो कौन से हैं, वो टोटल 7 डायमेंशंस हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक प्राइमरी डायमेंशंस हैं। ठीक है, on the fluid mechanics the primary are fundamental dimensions together with their SI units। ठीक है, जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास उसमें जो है फंडामेंटल डायमेंशंस जो होती है हमारी टोटल 7 फंडामेंटल डायमेंशंस कंसिडर की गई हैं और इन्हीं डायमेंशन से हमारी क्या है डिराइव्ड या सेकेंडरी डायमेंशंस कैलकुलेट होकर के आती है। तो जो हमारा प्राइमरी डायमेंशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मास जिसका सिंबल हमारा होता है कैपिटल एम और जो इसकी यूनिट होती है SI यूनिट वो किलोग्राम kg होता है। ठीक है ना, पहला जो हमारी प्राइमरी डायमेंशंस होंगे वो होगा हमारा मास, सिंबल कैपिटल एम और जो SI यूनिट होती है किलोग्राम या kg। सेकंड हमारी होती है लेंथ, लेंथ का सिंबल हमारा होता है कैपिटल L और SI यूनिट की बात करते हैं तो मीटर, इंडिकेट किससे करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, थर्ड हमारी होती है टाइम, थर्ड जो प्राइमरी डायमेंशंस होता है क्या होता है, टाइम, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, किससे, कैपिटल T से, और SI यूनिट हमारी क्या होती है, सेकंड। क्लियर है, कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, SI यूनिट हमारी कितनी होती है, सेकंड। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के सिंबल जो होती है वो थीटा होता है, टेम्परेचर का सिंबल क्या होता है, थीटा, इंडिकेट किससे, SI यूनिट क्या होती है, केल्विन, इंडिकेट किससे करते हैं, कैपिटल K से। ठीक है, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या होती है, सिंबल I, कैपिटल I, SI यूनिट एम्पियर। ठीक है ना, SI यूनिट हमारी क्या होती है, एम्पियर। नेक्स्ट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं और इसकी जो SI यूनिट होती है क्या होती है, कैंडेला। ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल I सिंबल होता है और SI यूनिट कैंडेला। एंड नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से, किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से, और इसकी जो यूनिट होती है SI यूनिट वो क्या होती है, मोल। आप सभी लगभग इसको जानते भी होंगे, जो SI यूनिट होती है क्या होती है, इसकी मोल होती है। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमारी 7 जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइमरी डायमेंशंस होते हैं, 7 हमारी क्या होती हैं, प्राइमरी डायमेंशंस होती हैं। अब इन्हीं प्राइमरी डायमेंशंस के बेसिस पे हमारी जो है सेकेंडरी डायमेंशंस होती हैं या जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड, इन्हीं प्राइमरी के बेसिस पे हमारी क्या है, सेकेंडरी क्वांटिटीज डेवलप होके आती हैं जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। इसको बेसिकली हम लोगों ने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जिसको आप देखें डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला ज्योमेट्री, सेकेंड काइनेमेटिक्स, थर्ड डायनामिक्स एंड फोर्थ फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर ज्योमेट्री क्वांटिटीज की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या क्या आता है, एरिया, वॉल्यूम और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। कौन कौन सा आता है ज्योमेट्री में, एरिया, वॉल्यूम एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया।
एरिया की कॉमन जो सिंबल होता है वो क्या होती है, कैपिटल ए, डायमेंशन क्या होते हैं एल की पावर 2, कैपिटल एल की पावर 2, वॉल्यूम कॉमन सिंबल क्या होता है कैपिटल भी, डायमेंशंस एल की पावर 3, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कॉमन सिंबल इसका कैपिटल आई और जो डायमेंशंस होते हैं एल की पावर 4। ठीक है, अभी देखिए जो हम डायमेंशंस लिख रहे हैं ये क्या है, उसके यूनिट के बेसिस पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसके यूनिट के बेसिस पे लिख रहे हैं। जैसे एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर का हमारा सिंबल क्या होता है कैपिटल एल, तो एल की स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम भी हमारी क्या होती है मीटर में आती है, तो एल क्यूब हो गया। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमारा एल की पावर 4 हो गया। तो ये हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट हमारा आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, क्वांटिटी ऑफ फ्लो, मास फ्लो रेट, दीज आर द काइनेमेटिक्स क्वांटिटीज, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स प्रॉपर्टीज। तो वेलोसिटी हमारी कैपिटल यू होती है, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर एम हो गया, मीटर हमारा क्या होता है कैपिटल एल हो जाएगा। सेकेंड को हम टाइम को मतलब टी से इंडिकेट करते हैं तो एल टी की पावर -1। एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी की पावर -2। एंगल हमारी क्या होती है थीटा, ये हमारी डायमेंशन लेस होती है, प्लीज रिमेंबर इट। एंगल हमारी क्या होती है थीटा, जो हमारी डायमेंशन लेस होती है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये हमारी टी की पावर -1। क्वांटिटी ऑफ फ्लो क्यू, जिसको आप डिस्चार्ज बोलते हो, तो ये क्या होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो एल की पावर 3 माइनस एल की पावर 3 टी की पावर -1। मास फ्लो रेट, ठीक है, तो ये क्या होता है मास पर सेकेंड। मास फ्लो रेट का मतलब क्या हो गया फ्लो रेट पर सेकेंड, फ्लो हमारा क्या करेगा मास करेगा, तो एम टी की पावर -1। नेक्स्ट ऐसे ही डायनेमिक फोर्स, डायनेमिक में हमारी क्वांटिटीज में आती है तो हमारा क्या होता है फोर्स, मोमेंट या टार्क होता है, एनर्जी, वर्क, हीट, पावर, प्रेशर, स्ट्रेस। फोर्स हमारी कैपिटल एफ एम एल टी की पावर -2। मोमेंट या टॉर्क जिसका सिंबल होता है कॉमन सिंबल टी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एनर्जी, वर्क, हीट, तीनों का डायमेंशन हमारा सेम होता है, एम एल की स्क्वायर टी की पावर -2। पावर पी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। प्रेशर या स्ट्रेस दोनों का फार्मूला सेम होता है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ऐसे नेक्स्ट हमारे जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में हमारा क्या आता है डेंसिटी, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट एंड बल्क मॉडुलस। और इनकी आप स्टडी जो है जब यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे होंगे तो आप उस समय फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में आप इसकी बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बल्क मॉडुलस क्या होती है। ठीक है, तो डेंसिटी को हम जो इंडिकेट करते हैं वो रोज करते हैं, और इसकी जो हमारी डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल की पावर -3। विस्कोसिटी म्यू एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू एल स्क्वायर टी -1। सरफेस टेंशन सिग्मा एम टी की पावर -2। थर्मल कंडक्टिविटी के एम एल टी 3 थीटा पावर -1। ठीक है, तो दीज आर द ज्योमेट्री, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी क्या है हम प्राइमरी की बेसिस पे सेकेंडरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। अब देखिए जो सेकेंडरी क्वांटिटीज बनती है वो किससे मिलके बनती है, मोर देन वन प्राइमरी क्वांटिटीज। ठीक है ना, सेकेंडरी क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन प्राइमरी क्वांटिटी। ठीक है, तो किस जैसे F = m × a, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो m हमारी क्या हो गई फंडामेंटल मास, मास हमारी क्या होती है फंडामेंटल, और वहाँ पे a क्या होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक से ज़्यादा हमारी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के ये हमारी डिराइव क्वांटिटीज का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, एक हमारी टर्म आती है डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी इक्वेशन के दोनों तरफ, ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा F = m × a, ठीक है, तो F का अगर हमने डायमेंशनल फोर्स का हमने डायमेंशनल फार्मूला पता है mLT की पावर -2। ठीक है, ये F = ma, m हमारा क्या हो गया कैपिटल M, a क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब LT की पावर -2। तो अगर आप दोनों को मर्ज करेंगे
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। तो मतलब अगर दोनों तरफ हमारी इक्वेशन के दोनों तरफ अगर हमारी क्या है, फंडामेंटल डायमेंशंस के जो पावर है वो आइडेंटिकल अगर आते हैं तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम बोलते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है ना, इस तरीके के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल होमोजेनिटी। द पावर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस m, l, t etc on both side of equations will be identical for dimensionally homogeneous equation। ठीक है ना, तो किसी भी इक्वेशन में अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइज, फंडामेंटल डायमेंशंस के पावर इक्वल आ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलते हैं। ठीक है ठीक है, दूसरी चीज जो हमारी डायमेंशनल फार्मूला होता है वो उसके फिजिकल क्वांटिटी की सिस्टम यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके सिस्टम यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। जैसा मैंने लिखा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम यूनिट्स। सिस्टम यूनिट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि जो लेंथ है वो हमारा क्या है, एसआई में क्या यूनिट होती है, मीटर, लेकिन हमने उसको किस में लिख दिया, mm। ठीक है ना, हमने उसमें क्या लिख दिया, mm, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा डायमेंशनल फार्मूला बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्यों, चाहे आप मीटर में लिखिए, चाहे mm में लिखिए, चाहे सेंटीमीटर में लिखिए, बट हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी किससे रिलेट करेंगे, कैपिटल L से ही इंडिकेट करेंगे। इज दैट क्लियर। तो सॉरी, इसलिए लिखा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम यूनिट्स। ठीक है ना, तो सिस्टम यूनिट्स पे डिपेंड फंडामेंटल जो होते हैं उस पे डिपेंड नहीं करता है। उस पे डिपेंड करता है कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मास की बात कर रहे हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एसआई यूनिट, सीआई यूनिट, इन सबों की बात नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे आप मीटर में लिखिए, चाहे mm में लिखिए, चाहे सेंटीमीटर में लिखिए, ठीक है, चाहे केजी में लिखिए, चाहे ग्राम में लिखिए, ठीक है, चाहे सेकेंड में लिखिए, चाहे आवर्स में लिखिए, ये आपका सब मिला जुला करके क्या होगा, जो हमारी प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एल पे, टी पे, ठीक है, कैपिटल एम पे, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमारा रिलेट करता है। ठीक, अब सेकेंड बात आती है मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमारे पास ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व करते हैं, या डायमेंशनल एनालिसिस मेथड कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स, फर्स्ट इज रिले मेथड एंड सेकेंड इज बकिंघम पाई थ्योरम। फर्स्ट इज रिले मेथड और रिले थ्योरम एंड सेकेंड इज बकिंघम पाई थ्योरम। इन आवर सिलेबस ओनली बकिंघम पाई थ्योरम इज इन्वॉल्व, सो हियर वी विल डिस्कस ओनली बकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे केवल और केवल बकिंघम पाई थ्योरम को ही डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट आपको हेडिंग दिख रही होगी बकिंघम पाई थ्योरम, कि बकिंघम पाई थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए बकिंघम पाई मेथड अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो आप रिले मेथड सॉल्व करते हो, तो रिले मेथड के कुछ जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं जहाँ से आप पावर्स क्या करते हो, आपस में कंपेयर करते हो। ठीक है ना, LHS इज इक्वल टू RHS में क्या करते हो, पावर को आप कंपेयर करके सॉल्व करते हो। इनका भी स्टेप्स हमारी बकिंघम पाई मेथड में यूज होता है। बट यहाँ पे जो हम बकिंघम पाई मेथड को सॉल्व करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ पाई सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई, जैसे पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, इन टर्म्स में पूरे वेरिएबल्स को लिख देते हैं और देन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं बकिंघम पाई मेथड होता क्या है। if there are n variables including dependent variable and independent variables in a physical phenomena, if the variable contains m fundamental dimensions, then the variables are arranged into n minus 1 dimensionless terms and each terms is called pi terms। आपने यहाँ पे क्या बोला है, जो हेडिंग लिखा है बकिंघम पाई थ्योरम लिखा है। तो फर्स्ट हमको ये जानना जरूरी है कि पाई टर्म्स होता क्या है, वाई वी आर यूजिंग पाई वर्ड्स। ठीक है ना, हम यहाँ पे बार बार पाई वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं, तो पाई टर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी फिजिकल फिनोमिना में, हमारे n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। अब ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे क्या होना चाहिए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है ना,
अगर किसी भी फिजिकल फिनोमिना में हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं एंड दीज n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कंसीडर एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन अगर ये वेरिएबल्स जो हैं m फंडामेंटल डायमेंशंस को भी कंटेंट करते हैं, इफ द वेरिएबल कंटेन्स m फंडामेंटल डायमेंशंस देन वेरिएबल्स आर अरेंज्ड इन, तो हम वेरिएबल्स को क्या अरेंज कर सकते हैं, n-1 n-m डायमेंशनलेस टर्म्स में अरेंज कर सकते हैं। और जो हमारा n-m डायमेंशनल टर्म्स आता है यही टर्म्स क्या कहलाता है, पाई टर्म्स कहलाता है। क्लियर है, यही टर्म्स हमारा क्या कहलाता है, पाई टर्म्स कहलाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 x5 एंड x6, तो हम इसको किस टर्म्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स, हमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई मेथड हम इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शंस ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6 इज इक्वल टू 0, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे क्या हो गए, 6 हो गए। ठीक है, आपने फंक्शन सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा है, x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन x2 x3 x4 x5 x6, और आपने अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन पाई टर्म्स लिखने के लिए क्या बोला कि अगर किसी भी फिनोमिना में, किसी भी फिजिकल फिनोमिना में n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बकिंघम पाई मेथड यूज करके फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6 इज इक्वल टू 0 के टर्म्स में लिख देंगे। तो जब हम इस टर्म्स में लिख देंगे तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स मिले यहाँ पे n इज इक्वल टू, वो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 x6, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू पता चल गई 6। अब सेकेंडरी आपने यहाँ पे क्या कहा, इफ द वेरिएबल्स कंटेन्स m फंडामेंटल डायमेंशंस। अब अगर ये वेरिएबल्स जो है m फंडामेंटल डायमेंशंस को कंटेंट करते हैं, अब चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो हमारा MLT ही कंसिडर होगा। ठीक है, ज़्यादातर जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे फंडामेंटल में देखने को मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ML2 होगा। तो अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर दिए तो m इक्वल टू हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि 3 है। ठीक है, इज दैट क्लियर, मे बी 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 भी हो सकते हैं, बट बेसिकली जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आप जब डील करोगे, स्टडी करोगे, तो मैक्सिमम टाइम्स यू विल फाइंड दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज इज 3 m l एंड t। ठीक है, तो हमारे पास अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पाई टर्म्स निकालना है। तो हमने क्या बोला, n माइनस m क्या होता है, पाई टर्म्स होता है, नंबर ऑफ पाई टर्म्स को इंडिकेट करता है। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पाई टर्म्स इज 3। हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3, या बकिंघम पाई के अनुसार कैसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0 एंड दीज पाई टर्म्स इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज। और ये पाई टर्म्स कैसे होते हैं, डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज होते हैं। इज दैट क्लियर। तो हमारा क्या हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने आपको देख लिया कि बकिंघम पाई मेथड को सॉल्व करने में सबसे पहला जो हमारा टर्म्स आता है वो पाई टर्म्स क्या होते हैं। तो पाई टर्म्स क्या हो गया कि अगर किसी भी फिनोमिना में, फिजिकल फिनोमिना में आप बात करते हो कि n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और ये n नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट बोथ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे उसी वेरिएबल्स में अगर m नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल्स हैं तो n माइनस m आपको क्या देता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स देता है, एक नंबर ऑफ टर्म्स जिसको आप बोलते हो पाई टर्म्स। ठीक है ना, एक नंबर ऑफ डायमेंशनल लेस टर्म्स देता है जिसको आप बोलते हो पाई टर्म्स, और पाई हमारा क्या होता है, डायमेंशनल लेस नंबर होता है। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बकिंघम पाई मेथड को देखते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि बकिंघम पाई मेथड को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए बकिंघम पाई मेथड को सॉल्व करने के लिए जैसे अभी आप पाई टर्म्स कैलकुलेट कर रहे थे वही प्रोसीजर होता है। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप जो भी फंक्शंस दिया होता है उस फंक्शंस को एक सिंगल फंक्शंस में लिखते हो। जैसे हमने मान लिया कि x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 x3 x4 x5 एंड x6 है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम क्या लिख लेंगे, फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये हमारा, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पाई टर्म्स निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम जो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। जब हम नंबर ऑफ पाई टर्म्स कैलकुलेट कर लेंगे देन हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं पाई 1 पाई 2 पाई 3 के फॉर्म में। जैसा आप यहाँ पे लिखोगे पाई 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, पाई 2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x3 x1 x2 x3, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, पाई टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम पाई टर्म्स के फॉर्म में उसको लिखने जाएंगे तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, वही यहाँ पे हमें वहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कंसीडर होकर के आ रहे हैं। जैसे हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स में क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं, x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, ठीक है। तो जब हमारे पास केवल नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, इसका मतलब पाई 1 पाई 2 पाई 3। तो जब हम पाई 1 पाई 2 पाई 3 को लिखने जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, रिपीटिंग वेरिएबल्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, रिपीटिंग वेरिएबल्स भी देखने को मिलेगा। तो अब एक चीज़ बताइए, इन्हीं टर्म में से हमको पाई 1 पाई 2 पाई 3 लिखना है तो हमको रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने का मेथड क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिपीटिंग वेरिएबल्स जो है उसको सेलेक्ट करने का मेथड क्या होता है, रिपीटिंग वेरिएबल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इस मेथड को अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से मेथड हमारे होते हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना, जब हम मेथड सेलेक्ट कर लेंगे कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे होंगे, उन वेरिएबल्स को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं देन हम किस पे आते हैं कि नेक्स्ट हमारा टर्म्स क्या होता है कि पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है ना, पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। जब हम फिर पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम उसको कैसे फंडामेंटल फॉर्म में लिख देंगे, फंक्शन ऑफ पाई 1 जो भी वैल्यू आएगी, पाई 2 जो वैल्यू आएगी एंड पाई 3 जी भी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इस फिर पाई टर्म्स को हम किस टर्म में ले जाएंगे, जो इनिशियल कंडीशन हमारा दिया हुआ है x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 x3 x4 x5 x6, फिर हम इस फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्म में फिर लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, जो भी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करना होगा, जो फार्मूला हमें डिज़ाइन करनी होती है उस फार्मूला को हम बड़े आसानी से वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बकिंघम पाई थ्योरम होता है वो क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करके में सक्षम होता है, ठीक है ना, ठीक। बकिंघम पाई मेथड कैन रिड्यूस द मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, क्या करता है, उसके प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देता है, उसको सिंपल कर देता है, मोस्ट इकोनॉमिकल कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारी रिसर्च वर्क में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, ठीक, क्लियर है। तो आप जो है इसको प्रॉपरली एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आप अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड यूज फॉर सेलेक्टिंग द रिपीटिंग वेरिएबल्स, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं। एंड देन इस पे हम लोग बकिंघम पाई मेथड पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि इस मेथड में हम न्यूमेरिकल, अभी तक तो हमने स्टेप्स आपको बताया, ठीक है, बट उस स्टेप को अप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो फिर हम देखेंगे कि उसमें हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल यूजिंग बकिंघम पाई मेथड, ठीक। एंड देन डायमेंशनल लेस नंबर, ठीक है, कौन कौन से हमारे डायमेंशनल लेस नंबर होते हैं, ठीक। तो ये हमारी जो है सेकेंड यूनिट में इतना ही टॉपिक है आपका। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेलेक्टिंग रिपीटिंग वेरिएबल। इज दैट क्लियर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत ही अच्छे नंबर पूछता है, तो आप इसको प्लीज़ अच्छे से स्टडी करिएगा, विद प्रॉपर नोट्स करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।